अच्छा, एक सबसे बड़ी बात कि जिस दक्षिण भारत में एक एग्जिट पोल ने खाका खींचा था कि बीजेपी जबरदस्त करंट लेकर आ रही है, उस दक्षिण भारत में बीजेपी का क्या हाल है? बीजेपी क्या दक्षिण भारत में वाकई एग्जिट पोल के मुताबिक प्रदर्शन कर रही है या एग्जिट पोल फ्लॉप हो चुके हैं दक्षिण भारत के लिए? अब जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से, जहां करीब 8 सीटें दी जा रही थी एग्जिट पोल में बीजेपी को। नहीं, हमने जो दिया था 2 से 3 कह रहे थे। एक भी सीट अभी तक बीजेपी लीड नहीं ले पाई है। यहां मलाई भी हार रहे हैं, कन्याकुमारी वाली सीट भी हार रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे, अन्नामलाई को लेकर बहुत ज्यादा बीजेपी को यह विश्वास था कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन अन्नामलाई वहां पर हालांकि बहुत अच्छी फाइट दे रहे हैं, वो 3000 वोटों से बस पीछे हैं। फाइट देना अलग बात है, लेकिन 3000 वोटों से ही बस पीछे हैं। लेकिन बीजेपी कहीं भी तमिलनाडु में किसी भी सीट पर लीड नहीं ले पाई है। सबसे जो बड़ी बात यह है कि किसी भी सीट पर बीजेपी लीड नहीं ले पाई है। अब जरा केरला का हाल देख लेते हैं, क्योंकि केरला को लेकर भी वहां भी था, और बीजेपी केरला में इस बार खाता खोल रही है। 2 सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। हमने बोला था, हमने जो अपना एग्जिट पोल दिखाया था उसमें बीजेपी को हम 1 से 2 सीट दे रहे थे। त्रिशूर जो सीट है बीजेपी के खाते में जा सकती है। त्रिशूर की सीट है, हाँ, वो जो सुरेश गोपी वाली सीट है, पिछली बार वो 2nd पोजीशन पे रहे थे। तो यही इस वक्त हाल है। सबसे ज्यादा जो बीजेपी के लिए चिंता की बात है वो, अच्छा, दो जगह नहीं, शशि थरूर हार रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के आगे हैं केरला के तिरुवनंतपुरम से, और सुरेश गोपी आगे हैं। देखिए, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम, अगर ये 2 सीटें जो आगे हैं बीजेपी जीतती है तो बहुत बड़ा ये ब्रेकिंग पॉइंट है। और मैं बताऊं, तिरुवनंतपुरम नहीं, त्रिशूर की सीट पे 42,000 वोट से आगे हैं सुरेश गोपी। पिछली बार भी 2nd रहे थे ये, और 9000 वोटों से राजीव चंद्रशेखर जो कि आईटी मिनिस्टर थे हमारे, वो क्लोज रहेगा। वो क्लोज रहेगा। लेकिन मैं डे 1 से कह रहा था, केरला के बारे में जब भी बात करता था यहीं से शुरू करता था कि राजीव चंद्रशेखर वहां बहुत थिन मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि हमने 2 स्टेट का देखा, 2 स्टेट में हमें देखकर ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अब जरा हम नहीं, केरला में कहां फेल है? केरला में तो जैसा था सब बता रहा था। केरला में तो वहां भी 7-8 सीटों की नहीं, 8 भविष्यवाणी की गई थी। केरला में आएगा। अब इसके अलावा जरा तेलंगाना का हाल देख लेते हैं। तेलंगाना बीजेपी बहुत आगे है, यहां पर फाइट कर रही है बीजेपी फाइट कर रही है। लेकिन जो उम्मीद थी ना तेलंगाना में कि इतनी सीटें आएगी, अब बताइए ना, बीजेपी को 8 सीट, ठीक है, पिछली बार 4 है, इस बार 8 है, लेकिन बहुत सारे एग्जिट पोल में 16 सीट बता रहा है। तो 16 नहीं आने जा रही। डबल डिजिट में आ जाए यही बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी उपलब्धि है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी वहां बराबर है 8-8 सीट पे। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना में जितने बड़े नेता थे बीजेपी के, जैसे जी किशन रेड्डी थे, बंडी संजय कुमार थे, वो आगे चल रहे हैं। मैं शुरुआत से बोल रहा था, बीआरएस जो पार्टी है ना, के चंद्रशेखर राव वाली, वो बर्बाद हो गई। मैं बार बोल रहा था बर्बाद हो गई। इस बार अभी 0 सीट पे है वो। उससे बढ़िया तो वैसी की पार्टी है। बंडी संजय कुमार 92,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और मलकानगिरी जो है वहां पर इटाला राजेंद्र, वो 1,47,000 कौन से 8 सीटों पे बीजेपी आगे है। आदिलाबाद, करीमनगर, बांदी संजय कुमार वाली आपने बात बताई, निजामाबाद, मेंढक, मलकानगिरी, सिकंदराबाद, शेवला और महबूबनगर में बीजेपी आगे। ये महबूबनगर वो सीट है जो जहां से खुद के चंद्रशेखर राव सांसद हुआ करते थे, और वहां से अरुणा डीके बीजेपी के आगे हैं। और 2 सीट ऐसी है जहां की बीजेपी ने डिसिसिव मैंडेट ले लिया है, जी किशन रेड्डी और बांदी संजय कुमार। ये डेफिनेटली पहुंचने वाले हैं। 92,350 और 43,500 ये, और 1,47,000 से इटाला राजेंद्र ये भी आगे। ये तो मतलब कंक्लूजन है लगभग। फिर भी 8 कांग्रेस और 8 बीजेपी। अभी ज्यादा नहीं, पहले नहीं, तेलंगाना के चुनाव हुए। अब सबकी नजर थी हैदराबाद की सीट पर। सर, हैदराबाद की सीट पर क्या हाल है? ओवैसी हार रहे हैं या जीत रहे हैं? ओवैसी के बारे में क्या आप सोच रहे हैं? ओवैसी आपको लगता था कि हार जाएंगे, और जो माधवी लता को लेकर जो बीजेपी ने एक बड़ा फिगर खींचने की कोशिश की थी कि माधवी लता वहां पर उतरी हैं, करीब 2.5 लाख 2.5 लाख जो फर्जी वोटर्स थे उनका मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके प्रेशर की वजह से, उनकी आवाज उठाने की वजह से वो जो फर्जी वोटर्स थे वो खत्म कर दिए गए। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा मतलब ये डिसाइसिव नहीं यहां पर नजर आ रहा है। एक बार है, ओवैसी का विनिंग मार्जिन कम हो रहा है। वो जो 44,744 वोटों से पीछे चल रही माधवी लता। बस सिर्फ 44,000 ना। ओवैसी जीतते कितने से थे हर बार? 3 लाख।
4 लाख, इस बार 44,000। हाँ, मैं इतना बड़ा फासला कवर करना वही पहली बार कैंडिडेट दिया है, लेकिन बहुत अच्छा लड़ी और अंतिम समय तक, एक बार तो आगे भी हुई हैं, लेकिन अभी भी 44,000 है। अभी ये ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं, क्योंकि मैं हैदराबाद को जानता हूं, 1 नंबर से ईवीएम खुलना शुरू होता है और 1 नंबर जो शुरू होता है वो ओल्ड हैदराबाद सिटी की तरफ से है इलाका, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, अभी आ रहा है हिंदू बहुल इलाके में, देखते जाइएगा। जब इधर आएगा ना तो हो सकता है कुछ भी, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी हार ही रहे हैं, लेकिन अभी भी ओपन है हैदराबाद की सीट। 44,000, अगर 44,000 से लीड लेके ओवैसी आ रहे हैं मुस्लिम इलाकों से, तो जब हिंदू इलाके आना शुरू हो जाएंगे, जो न्यू हैदराबाद आईटी जहां पे ये सब है, और जो राजा सिंह वाला इलाका, तो देख लीजिएगा कुछ भी, अभी ये ओपन है। अब एक बात तो तय है कि ओवैसी 3 लाख 4 लाख से नहीं जीतने वाले हैं। अब जरा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र का हालत देख लीजिए, जो शिवसेना में टूट फूट हुआ, एनसीपी में टूट फूट हुआ, क्या उसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है या फायदा हो रहा है? जरा इसको मोटे तौर पर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र का हाल क्या है? महाराष्ट्र में क्या शिवसेना को तोड़कर बीजेपी वहां पर लीड ले पा रही है? महाराष्ट्र में क्या एनसीपी को तोड़ने का बीजेपी को फायदा हुआ? अब जरा इस पर एक नजर डालते हैं और फटाफट देखते हैं, समझते हैं कि महाराष्ट्र का क्या खेल है। यहां पर अभी अगर आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन बहुत आगे है महाराष्ट्र में। मोटे तौर पर समझिए, कांग्रेस 11 सीटों पर आगे है। जो शिवसेना थी, उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, वो 10 सीटों पर आगे है। अगर जोड़ दे तो सीधे 21 सीट हो, ये हो जाता है। एनसीपी जो थी, वो जो शरद चंद्र पवार की पार्टी थी, वो 8 सीटों पर आगे है, यानी टोटल 28 सीटें, 29 सीटें हो गई हैं। और जो बीजेपी के खाते में टूटे थे, यानी जो शिंदे शिवसेना थी, वो 6 सीटों पर आगे है। नहीं 6 सीटों पर आगे शिंदे सेना, हाँ शिंदे सेना 6 सीटों पर आगे है। और जो एनसीपी वो टूटी थी, वो मात्र 1 सीटों पर आगे। कंक्लूजन, शिवसेना टूटी तो मोटा मोटी आधा डिवाइड हुई है, 6 और 10। उद्धव ठाकरे के पक्ष में 10 और एकनाथ शिंदे के पक्ष में 6, मतलब बोल सकते, चलिए 60-40 बोल देते हैं, डिवाइड हुई है। लेकिन एनसीपी टूटी, वो पूरी की तरह अभी भी शरद पवार के साथ है, मात्र 1 सीट अजीत पवार की तरफ और बाकी 8 सीट शरद पवार की तरफ। तो एनसीपी के वोटर जो होंगे वो आज भी शरद पवार को ही अपना नेता मान रहे हैं। उद्धव ठाकरे के जो वोटर होंगे शिवसेना वाले, वो 60% मान रहे हैं और 40% एकनाथ शिंदे के साथ है। तो ये कंक्लूजन है। हाँ, अब बात हुआ बीजेपी को फायदा हुआ या नहीं हुआ। पिछली बार बीजेपी की कितनी सीटें थी? 23। अभी जोड़ लीजिए, शिवसेना के साथ मिला के ये अलग थी, शिवसेना की भी 22 थी उस समय, बीजेपी की अकेली 23 सीटें थी। अभी 11 है, सीधे 12 सीटों का नुकसान। हाँ, और जब अब मैं दोनों का फैक्शन भी अगर कर लेता हूं, तो 1 सीट अजीत पवार वाली, अच्छे ये 6-1-7 मदद मिल रही। मदद कितनी मिल रही थी जब यूनिफाइड शिवसेना के साथ थी? तो वोटर बटा है। और जिस तरह अपने सहयोगी दल को, जैसे कि शिवसेना का जो वोटर है वो भी हिंदुत्ववादी वोटर है, बीजेपी का वोटर भी हिंदुत्ववादी वोटर है। बीजेपी ने एक हिंदुत्ववादी पार्टी को बीचों बीच तोड़ क्या दिया कि बाप बेटे और संजय राउत छोड़ के बाकी सब लेके चले गए। ये वो हिंदू वोटरों को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है। अजीत पवार के साथ उल्टा हुआ, वहां सिंपैथी शरद पवार के साथ। कुछ बड़े नाम बता देते हैं आपको। उज्जवल निकम इस बार चुनाव लड़ रहे थे मुंबई सेंट्रल से, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से, वो 43,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ रहे थे, 74,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पालघर में बहुत बड़ा विवाद हुआ था, आप सबको पता है, वहां से डॉक्टर हेमंत विष्णु सरवा, वो 44,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। भंडारा गोंदिया से सुनील बाबूराव मेंढे, वो करीब 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नितिन गडकरी नागपुर से नितिन गडकरी 35,161 वोटों से आगे चल रहे हैं। धुले जलगांव, बीजेपी को महाराष्ट्र में कौन कौन सी सीटें जाती दिख रही हैं रुझानों के हिसाब से? धुले, जलगांव, रावेर, नागपुर, भंडारा गोंदिया, पालघर, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, पुणे, अहमदनगर और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग नारायण राणे जीत जाएंगे, क्योंकि वो उनका होम टर्फ। अच्छा, नारायण राणे मैं ढूंढ रहा था नवनीत राणा को, वो दिखी नहीं, वो बीजेपी लगता है वो पीछे चल रही है। नवनीत राणा पिछली बार इंडिपेंडेंट थी, वो जीती थी, इस बार अभी दिखी नहीं। और इस बार उन्होंने बहुत बयान भी दिया था कि
अभी ओवैसी से उनका बहुत ज्यादा झगड़ा भी हुआ था उनके बयान को लेकर, बहुत ज्यादा मतलब अग्रेसिव बयान दिया था उन्होंने, तो इसलिए उसका उनको नुकसान होता हुआ। नवनीत राणा 8000 वोट से पीछे है, वहां आगे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े साहब अमरावती से। एक इंटरेस्टिंग है, 243 सीटें अभी भी ऐसी है जहां जो रुझान आगे पीछे 1000 वोट से कम है, 243 सीट्स। ये इंटरेस्टिंग है। यानी तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी 300 पार कर जाएगी, एनडीए 300 पार कर जाएगी? अभी मैं फिर से बता रहा हूं, अभी 11:40 हुआ, आधे घंटे रुक जाते हैं, आधे घंटे के बाद बहुत चीजें सेटल्ड होंगी। और मुझे ऐसा लगता है एनडीए की मैं बात कर रहा हूं, 3 से 5 से 3 से 10 तक जा रही है। अच्छा, 400 वाला तो नहीं है, तो मोदी जी को पता चल गया, इसलिए बीच चुनाव में उन्होंने कह दिया ये तो मैंने बेंचमार्क सेट किया था, ऐसा ही ये उनको एहसास हो गया था कि नहीं आ रहा है, तो सब फिर मजाक उड़ा, तो बोलता कि अरे 400 पार कर रहे हैं आप, तो 300 आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा नहीं जी, वो तो मैंने माइंड गेम खेला था और माइंड गेम में उलझ गया विपक्ष, और हर कोई विपक्ष का नेता ये कह रहा था कि 400 नहीं आया ना, 400 नहीं आया। अरे उन्होंने कहना यह था कि हमारी 272 है या हम जीत रहे हैं, लेकिन वो 400 कम करने के चक्कर में रहे। और राहुल गांधी भी 295 गा रहे थे। नहीं 295 नहीं, लेकिन ठीक है, वो सिद्धू मूसेवाला का गाना है, लेकिन अच्छा है इस बार। मतलब क्या है, मैं हमेशा मानता हूं कि सत्ता पक्ष पूर्ण बहुमत के साथ है, लेकिन विपक्ष भी मजबूत रहे। और इस बार जो मैंडेट अभी तक जो रुझानों के अनुसार दिख रहा है, मैं कहूंगा भारतीय जनता ने समझदारी भरा मैंडेट दिया है, कि ऐसे नहीं कि एक ही के पक्ष में सारे लोग चले गए और विपक्ष के हाथ में कुछ रहा ही नहीं। तो जो देश के लिए अच्छा उसकी सरकार बनाए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए, इसलिए वोट इतना दे दिया है कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका। अब आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। सारे उत्तर प्रदेश के दर्शक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ जाएं। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जिस योगी आदित्यनाथ की लहर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, वो अब लहर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। मुझे पता है, मैंने आपको बताता हूं फिर से, बीजेपी 33 सीटों पर थी, अभी अकेले बीजेपी 37 सीटों पर आ गई है, 2 सीटों पर आरएलडी, यानी हालांकि घूम के अगर देखेंगे तो 39 सीट ही उसकी बन रही है। लेकिन एसपी की तारीफ करनी होगी। पूरे अगर इंडिया गठबंधन में देखेंगे, किसी अलायंस ने सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा चौंकाया है, तो वो एसपी ने चौंकाया है। और शायद अगर ये जो मैजिकल फिगर 295 जो राहुल गांधी कह रहे थे, उसमें मुझे लगता है कि 2 पार्टियों के भरोसे कह रहे थे, आरजेडी और एसपी। आरजेडी तो फ्लॉप पिट गई, बुरी तरह पिट गई। नहीं, डीएमके के भरोसे कह रहे होंगे उस वक्त राहुल गांधी को भी अंदाजा नहीं होगा समाजवादी पार्टी के बारे में। हाँ, क्योंकि सारे एग्जिट पोल वगैरह 5-7 दे रहे थे, वो भी मान के चल रहे थे कि 2 कांग्रेस करेगा, अमेठी रायबरेली, बाकी नहीं। ये तो अचानक आया। अच्छा, एक बार स्मृति ईरानी की सीट का हाल देख लेते हैं जरा, कि वो क्या है, क्योंकि वो बहुत पिछड़ गई थी। स्मृति ईरानी की इस वक्त 40,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। क्या आपको लगता है कि वो निकाल पाएंगे? अमेठी रायबरेली वापस कांग्रेस के फोल्ड में जा रही है। मैं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये कह रहा हूं कि मैंने रीजन भी बताया, और किशोरीलाल शर्मा का जीतना और स्मृति ईरानी का हारना एक पूरे इंडिया लेवल पे एक नैरेटिव सेट करेगा। मतलब लोग क्या बोलेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट होकर राहुल गांधी कह भी रहे थे कि बार-बार ये राहुल गांधी पर अटैक करती थी, अगर राहुल गांधी लड़ते तो फिर से हार सकते थे। अब कांग्रेस क्या बोलेगी कि अरे गांधी परिवार के एक सेवक से हार गई, कहां राहुल गांधी से तुलना कर रही है। पहले जाओ हमारे यहां जो मेरा जो बूथ का काम देखता था उससे जीत के आओ। तो सारा जो बड़ा नेता बनने का जो ये भ्रम है ना, शीशा झंझना के टूट जाता है नींद। तो ये हुआ है। अगर इस बार स्मृति ईरानी हार जाती हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस बार हारेंगी, हो सकता है कि अगली बार फिर जीतेंगी, क्योंकि ये जगह छोड़ने वाली नेता तो नहीं है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता देते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे 37 सीटों की, बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश में फिर से कम हो गई, 35 सीटों पर अब नहीं, 2-3 सीट ऐसी होगी ना, जो मैंने कहा ना कि जो बहुत कम मार्जिन वाला होगा, तो एक राउंड में ये आगे हो जाएगा, समाजवादी पार्टी की सीटें फिर बढ़ गई। हाँ, फिर एक राउंड में ये आगे हो जाएगा। एक सीट कांग्रेस की बढ़ गई, एक समाजवादी पार्टी की बढ़ गई। अब समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर आगे चल रही है, जरा वो बता देते हैं आपको। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कौन सी सीटों पर लीड ले रही है, ध्यान से सुनिएगा, नोट करिएगा कौन सी सीटों पर कितने की लीड है। कैराना सीट पर इकरा चौधरी को उतारा था, बहुत मतलब
उनके नाम को लेकर आप देखेंगे सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई थी इकरा चौधरी। इकरा चौधरी करीब 4000 वोटों से कैराना सीट पर आगे चल रही हैं। मुजफ्फरनगर सीट, यहां तो बहुत बालियान साहब पीछे चल रहे हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। हरिंद्र सिंह मलिक वहां से आगे चल रहे हैं 22,295 वोटों से। मुरादाबाद सीट है, रुचिवीरा को मैदान में उतारा था, रुचिवीरा आगे चल रही हैं 25,048 वोटों से। रामपुर सीट आजम खान की सीट, देखिए आजम खान की सीट पर इस वक्त बीजेपी पिछड़ गई है। उपचुनाव जीता था, फिर पिछड़ गई है बीजेपी यहां पर। रामपुर में मोहिबुल्लाह करीब 70,000 वोटर, ये तो मतलब डिसाइसिव फैक्टर है यहां पर अगर आप देखेंगे तो। रामपुर सीट इस वक्त समाजवादी